चलो भाई, कल हमने किए थे हाइड्राइड। हाइड्राइड मतलब जब हमारे जो 15th ग्रुप एलिमेंट है, अगर वो वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनते हैं? हाइड्राइड। आज हम करेंगे ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्टिविटी टुवर्ड ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करवाते हैं तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड्स बनते हैं। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी करवाते हैं तो क्या बनते हैं? ऑक्साइड। हाइड्रोजन के साथ करवाते हैं तो क्या बनते हैं? हाइड्राइड बनते हैं। ठीक है तो उसके बाद है यहाँ पर बनाते हैं इसके हाइड्राइड। ऑक्साइड जो है हमारे पास, हमें पता है कि जो ये मेटल है हमारा नाइट्रोजन है, ये कैसा होता है? नॉन मेटल है। ठीक है, एंड उसके बाद है हमारे ये मेटलोइड हो जाएंगे। फॉस्फोरस भी इनके भी नॉन मेटल है। और उसके बाद आर्सेनिक, एंटीमनी, ये इनके कैसे होंगे? ये मेटलोइड होते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा बिस्मिथ है, ये कैसा होता है? मेटल। ये हमने किया था। ठीक है, ये दो मेटलोइड होते हैं, ये दो नॉन मेटल, और फिर ये एक मेटल। ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस के अंदर भी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। तो नॉन मेटल है ये, तो इसके ऑक्साइड कैसे होंगे? इसके ऑक्साइड कैसे होंगे? एसिडिक। ओके, ये वाले जो है ये है मेटलोइड, इनके क्या होंगे? एम्फोट्रिक। ठीक है, इसके क्या होंगे? एम्फोट्रिक होंगे। और ये मेटल है तो इसके कैसे होंगे? बेसिक। ठीक है भाई, तो ये अभी हम यही लिखेंगे इसके अंदर, मेटल के लिखते हैं एज इट इज। पहले तो नाइट्रोजन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाती है, टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है, विद ऑक्सीजन, बट जो दूसरे एलिमेंट है वो नहीं बनाते। अब पी पाई बॉन्ड क्या होता है? जो पाई बॉन्ड है हमें पता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दो बॉन्ड होते हैं, है ना। सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से ऐसे, पाई बॉन्ड बनता है ऐसे साइडवेज ओवरलैपिंग से। ठीक है, तो जब एक कोई भी दो एटम है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हम ले रहे हैं 15th ग्रुप का एलिमेंट और यहाँ पर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर आता है लास्ट में 2s2 2p4, तो p के अंदर आई है ये ऑर्बिटल। ठीक है, p में आया है तो इसका p ऑर्बिटल ये होगा और इसका p ऑर्बिटल। ठीक है, जब इसकी p ऑर्बिटल और इसकी p ऑर्बिटल के बीच में पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? p पाई ओवरलैपिंग और p पाई बॉन्डिंग। ठीक है, इसका भी p ऑर्बिटल, ठीक है, और इसका भी p ऑर्बिटल, दोनों का p ऑर्बिटल जब कंबाइन होता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? p पाई ओवरलैपिंग कह लो या फिर p पाई बॉन्डिंग कह लो। ठीक है भाई, तो अगर हम यहाँ पर p एक होता है, d पाई p पाई भी होता है एक, या फिर p पाई d पाई बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, d पाई p पाई या फिर p पाई d पाई एक ही बात है। p इसके अंदर क्या होता है? एक एटम की p ऑर्बिटल और जब दूसरे एटम की d ऑर्बिटल डबल डंबल होती है, p डंबल s स्फेरिकल होता है और जो d है हमारी ये डबल डंबल होती है। ठीक है, तो एक की तो p ऑर्बिटल और एक की d ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में जब पाई बॉन्ड बनता है, ऐसे ओवरलैपिंग होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? p पाई d पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? p पाई d पाई ओवरलैपिंग। ओके,
तो ये वाला जो है हमारा नाइट्रोजन, क्योंकि जो ये नाइट्रोजन है हमारा, यहाँ पर देखो भाई समझो, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये एलिमेंट है हमारे पास। ओके, तो नाइट्रोजन में होता है 2s2 2p3, इसमें आएगा 3p3 लास्ट में, इसमें आएगा 4p3, इसमें 5p3, इसमें 6p3। ओके, हमें पता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग कब होती है? जब दोनों की कंपेरेबल एनर्जी हो। ठीक है, जब दोनों की सिमिलर एनर्जी होती है और जो दो ऑर्बिटल हमारी कंबाइन हो रही है, उन दोनों ऑर्बिटल की जब सिमिलर एनर्जी हो, ठीक है, दो ऑर्बिटल जो हम कंबाइन कर रहे हैं, अगर उनकी सिमिलर एनर्जी है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी। अब स्ट्रॉन्ग इसमें क्या है, इसमें भी 2p है, इसमें भी 2p है, स्ट्रॉन्ग सिमिलर एनर्जी है, तो इस वजह से इसकी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। एज कंपैरिजन टू इसमें 2p है, इसमें 3p है, एनर्जी गैप बढ़ गया है, एक तो 2p की ऑर्बिटल है, एक 3p की ऑर्बिटल है, ऐसे है। ठीक है, एक तो 2p की ऑर्बिटल है, एक 3p की ऑर्बिटल है, दो ऑर्बिटल ऐसे बन रही है, तो इसमें ओवरलैपिंग थोड़ा सा कम होती है। एक ऐसे हो जाएगी 2p है, एक 3p हो जाता है, 4p हो जाएगा, फिर 5p 6p, तो एनर्जी गैप बढ़ रहा है। तो इस वजह से जो दूसरे एलिमेंट है वो p पाई बॉन्डिंग नहीं बनाते। समझ आया? नाइट्रोजन p पाई बॉन्डिंग बनाता है, सिर्फ नाइट्रोजन ही p पाई बॉन्डिंग बनाता है। क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के साथ इसकी सिमिलर एनर्जी है। हमेशा बॉन्डिंग बनाने के लिए सिमिलर एनर्जी होनी चाहिए। क्या तुमने देखा है अंबानी को किसी गरीब के साथ दोस्ती करते हुए, किसी भिखारी के साथ दोस्ती करते हुए? ऐसे नहीं होता ना, जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो अपने सिमिलर लेवल वालों के साथ ही दोस्ती करता है। गरीब का गरीबी दोस्त मिलता है मोस्टली। ठीक है, ऐसे ही तो यहाँ पर भी यही है। ये नहीं है कि इसकी बेचारे की 2p, इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी 6p तक पहुंच गई है तो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगा, नहीं होता। ओके, तो इस वजह से यहाँ पर बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू दिस, बिकॉज एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है। समझ आ गया? अब ये नेक्स्ट करते हैं भाई, इसके अंदर लिखते हैं आगे। ये मैंने समझा दिया है p पाई बॉन्डिंग क्या होती है, p पाई d पाई भी समझा दिया, अगर आगे कभी आए तो। अब लिखते हैं इसके बारे में। whereas other element of this group do not। ठीक है, क्यों नहीं बनाते? बिकॉज एनर्जी गैप इंक्रीज। ठीक है, तो यहां पर है भाई नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड फॉर्म करता है। नाइट्रोजन फॉर्म 5 ऑक्सीडेशन स्टेट, 5 ऑक्साइड्स with oxidation state +1 से लेकर +5, +1 to +5। प्लस में ही क्यों आई? बिकॉज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, बट while other form oxide in +3 and +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूं मैं। ओके, +5 and +7 5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन के बना लेते हैं दोनों में। जैसे ये N2O है, N2O, इसके अंदर
सारे लिख देती हूँ मैं, फिर मैं बताती हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है। N2O3 N2O4 आएगा, हाँ N2O4 है ये, और इसको NO2 भी लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन निकाल दिया, NO2 भी, और ये हो जाएगा N2O5। ओके, तो देखो भाई, जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है ना उसको X मानते हैं हम, ठीक है। जिसकी भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो उसको हम क्या मान लेते हैं, X। ओके, तो इसकी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको हम क्या मान लेंगे, X। 2 नाइट्रोजन है तो क्या हो जाएगा 2X, प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट -2, बिकॉज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, तो इस वजह से ऑक्सीजन की -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीजन की कितनी होगी -2। ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, तो इस वजह से 0। अब यहाँ पर क्या आ गया, 2x = +2, x = +1, तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +1। यहाँ पर इसकी है -2, इसकी +2, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल होना चाहिए, सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल है ओवरऑल, ठीक है। तो इसकी होगी 2x, 2 नाइट्रोजन है तो 2x, एक ऑक्सीजन की होती है -2, 3 की कितनी हो जाएगी -6 = 0। तो यहाँ पर 2x = +6, x = क्या आ जाएगा +3, तो यहाँ पर कितनी आई +3। यहाँ पर इसकी देख लो या इसकी देख लो, दोनों में ही अगर यहाँ पर लेते हैं 2x -4, एक की -2 होती है, 2 की सॉरी -8 हो जाएगी, -8 = 0, तो 2x = ये प्लस का 8, x = +4, या फिर ये यहाँ पर देखो ये -2 है, एक की ये -4 हो जाएगी, 2 की, इसकी -4 आई है तो इसकी +4 आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी +4, यहाँ पर इसकी 2x -10, एक ऑक्सीजन की -2, 5 की 10, 0, तो 2x = +10, x = +5, तो इसकी कितनी आई +5, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन, हमारे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो 5 ऑक्साइड बन गए हैं, +1 से लेकर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक शो करता है ये सारे के सारे। और जो ये वाले हैं हमारे फॉस्फोरस वाले, वो ये क्या होते हैं हमारे P4O6, यहाँ पर इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक आएगा, AS4O6, SB4O6, ठीक है, और SB4O6, उसके बाद BiO4O6, ठीक है, BiO2O3 आएगा, BiO2O3। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देख लो बेसिक से, 4x माइनस इसकी कितनी होती है 12, एक ऑक्सीजन की -2, 6 की -12 हो जाएगी 0, तो 4x = क्या आ गया +12, तो x = क्या आ गया +3, तो सभी की यही है, सभी का यही फॉर्मूला है, तो यही आएगी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। 5 में क्या आएगा P4O10, P4O10 या फिर AS4O10, SB4O10, सॉरी 10 कर दो। अगर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो कैसे निकालोगे, 4x -10 है तो 20 हो जाएगा = 0, तो 4x = +20 एंड x = 20 / 4, कितना आ गया +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई +5। तो ये हमने ऑक्साइड कर लिए हैं। अब इनकी नेचर बताएंगे कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के पहले भी बताए थे, मैं लेक्चर शुरू किया तभी बताए थे, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होंगे, एसिडिक होंगे, और आर्सेनिक और एंटीमनी के कैसे होंगे, एम्फोट्रिक होंगे, और बिस्मिथ के कैसे होंगे, बेसिक होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं अब हम
कौन से इसमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑक्साइड आर एसिडिक एंड मेटलोइड, ऑक्साइड ऑफ मेटलोइड कहेंगे हम, मेटलोइड्स आर्सेनिक, मेटलोइड ऑक्साइड आर M4 की नेचर आएगा, एंड मेटल कौन सी इसमें, बिस्मिथ ऑक्साइड आर एसिडिक। ठीक है, ग्रेटर दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, greater the electronegativity of atom, सेंट्रल एटम कह लो, ठीक है, ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट हैव ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ग्रेटर एसिडिक कैरेक्टर। फॉर पर्टिकुलर मेटल, फॉर मेटल नहीं देंगे, फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ग्रेटर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रेटर दी एसिडिक स्ट्रेंथ, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। जैसे हमने किया था N2O, फिर NO किया था, फिर N2O3 था शायद, हाँ N2O3, फिर N2O4 था और फिर N2O5, ये थे हमारे पास। इसके अंदर +1, +2, +3, +4, +5 है ना। तो मैंने क्या कहा है कि पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे हमने पर्टिकुलर एलिमेंट ले लिया नाइट्रोजन, इसके लिए क्या होगा, हायर दी ऑक्सीडेशन स्टेट, जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा किसकी है, इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। तो ये क्या है हमारा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर है। उसके बाद हम करते हैं, नेक्स्ट इज हैलाइड। तो लास्ट ये थर्ड आ गए हैं हम हैलाइड पे, और पहले हमने किए थे हाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ, फिर हम कर रहे हैं, किए हैं हमने आज ऑक्साइड, अब हम करेंगे हैलाइड। ठीक है, हैलाइड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो यहाँ पर हैलोजन के साथ जब रिएक्टिविटी करवाते हैं तो क्या बनते हैं, हैलाइड। ठीक है, हैलोजन के साथ जब रिएक्टिविटी करवाते हैं तो क्या बनते हैं, हैलाइड बनते हैं। अब इसकी हैलाइड बनाएंगे, पहले लिख देते हैं भाई, फिर समझाते हैं। ग्रुप 15 एलिमेंट फॉर्म 2 टाइप ऑफ हैलाइड, 2 तरह की हैलाइड बनाते हैं। फर्स्ट इज ट्राई हैलाइड, फर्स्ट इज ट्राई हैलाइड्स
एंड सेकंड इज पेंटाहेलाइड। ठीक है, पेंटाहेलाइड्स। ट्राईहेलाइड का फॉर्मूला होगा NF3। ठीक है, NF3, NCl3, यहां पर NX3 ले लेती हूं मैं, NX3। ठीक है, इनका क्या हो जाएगा PX3, उसके बाद आर्सेनिक S3, फिर उसके बाद एंटीमनी X। X मतलब हैलोजन, कोई सा भी हो, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, यहाँ पर X3, जो ये पेंटाहेलाइड है नाइट्रोजन नहीं बनाता भाई, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि पेंटाहाइड्राइड भी नहीं बनाता। PH5 मतलब NH5 सिर्फ NH3 तक ही बनाता है। कल किया था हमने कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बनाता है, बाकी सारे 5 बॉन्ड बनाते हैं। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का तो यहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ कहां से आएगा PX5, उसके बाद AX5, फिर उसके बाद SBX5, उसके बाद Br। जो बिस्मिथ है वो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाएगा, बिस्मिथ सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही बनाता है भाई, 5 बाकी और किसी के साथ नहीं बनाता है। ठीक है, और जो हमारा वो ये है फोस्फोर, ये वाला, ये बनाता है फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। ये फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बनाएंगे। ठीक है, ये भी फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ बनाएंगे, और ये अकेला फ्लोरीन के साथ बनाता है। ठीक है, क्या है, ये तो सभी के साथ बनाएंगे। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो ये सभी के साथ बनाएंगे। ठीक है, हेलोजन यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सेम है सभी में। ठीक है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन तो बनाता ही नहीं है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती। 5 बनाने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सटेंड करना पड़ता है। 5 कहाँ एक्सटेंड करेगा, जगह ही नहीं है एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो अब बनाते हैं। पहले हम पढ़ेंगे ट्राईहेलाइड। ठीक है, पहले हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सारी की सारी ट्राईहेलाइड की, फिर हम पढ़ेंगे पेंटाहेलाइड की। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ट्राईहेलाइड। एक मिनट भाई, मैं पानी पी लेती हूँ करके इसको। चलो भाई, करते हैं शुरू। नेक्स्ट हेलाइड, ट्राईहेलाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, ट्राईहेलाइड्स। ठीक है, ट्राईहेलाइड्स करने हैं। ट्राईहेलाइड्स का फॉर्मूला हमने कर ही लिया है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ट्राईहेलाइड का EX3 जनरल फॉर्मूला। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर करेंगे। स्ट्रक्चर का मैंने तुम्हें कल बेसिक प्रिंसिपल बताया था कि स्ट्रक्चर किस तरीके से करनी है। ठीक है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर कोई भी हम ले लेते हैं, ये E ले लेते हैं। E, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पर नोबल गैस होगी, और यहाँ पर क्या होता है NH2NP3। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना होता है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। उसके बाद उसी को एज इट इज ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऑर्बिटल की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद हमारा काम क्या होता है भाई, हमें ये देखना है कि कितने हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हेलोजन है यहाँ पर, हेलोजन रिक्वायर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। हेलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की। एक हेलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो 3 हेलोजन को कितनी की हो जाएगी, 3 इलेक्ट्रॉन की। तो यहाँ पर 1 X ये हो गया, 1 ये। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई, sp3। sp3 के लिए क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल, बट जो शेप होगी वो कौन सी होगी,
ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, शेप कैसी होगी? ट्राइगोनल पिरामिडल। यहाँ पर ई होगा, यहाँ पर एक लोन पेयर है, ये एज इट इज बचा हुआ है ये लोन पेयर, और ये एक्स है और ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, ये एज इट इज बचा हुआ है यहाँ पर एक्स एक्स और एक्स। ओके, तो इसको हम इस तरीके से दिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारी शेप के अंदर हम नॉन पेयर को काउंट नहीं करते, तो इसलिए ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है, अदरवाइज ये क्या है? टेट्राहेड्रल है। ओके, ये है हमारे लिए किसकी? EH-X3 की है। उसके बाद एंगल की बात करें, अगर बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं इसके अंदर, बॉन्ड एंगल, तो डाउन द ग्रुप, कल हमने उसके अंदर भी किया था हाइड्राइड के अंदर की, कि डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा भाई इसके अंदर। तो अगर हम यहाँ पर हैलोजन को फिक्स रखते हैं और मेटल को चेंज कर लेते हैं, इसके एलिमेंट को चेंज करते हैं, अगर हम हैलोजन को फिक्स करते हैं, जैसे हमने फ्लोरीन ही ले लिया, ठीक है, और 15th ग्रुप के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं? चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता है, लेकिन अगर हम सेंट्रल को फिक्स रखते हैं, सराउंडिंग को चेंज करते हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? इंक्रीज होता है। जैसे यहां पर लिखेंगे बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राइहैलाइड bond angle of trihalide decrease as electronegativity of halogen increase। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीज। जैसे यहाँ पर PF3, फिर PCl3, फिर PBr3 और फिर PI3, तो सबसे ज्यादा एंगल इसके अंदर होगा। तो सबसे ज्यादा एंगल यहाँ पर है इस तरीके से, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। क्यों आया है ये ऐसे? P, जैसे P तो यहाँ पर फिक्स है भाई, देखो P ले लिया है यहाँ पर, ये P फिक्स है। एक बार तो क्या है? आयोडीन है, और एक बार क्या है? फ्लोरीन है। पहले आयोडीन वाला देख लेते हैं। पहले क्या है? आयोडीन, ये है आयोडीन, यहाँ पर हमने क्या ले लिया है? आयोडीन ले ली है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज, है ना? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ होंगे? फॉस्फोरस की तरफ, क्योंकि बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ होते हैं जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। ये हम बहुत बार कर चुके हैं भाई, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन उसी की तरफ होते हैं। तो फॉस्फोरस और आयोडीन में से फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसीलिए जो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है वो किस तरफ होंगे? हमारे फॉस्फोरस की तरफ होंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, तो इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगी? रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से क्या होगी? रिपल्शन। अब रिपल्शन हो रही है, यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, है ना? एंगल क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ फ्लोरीन, अगर मैं क्या लेती हूँ यहाँ पर? अब फ्लोरीन ले लेती हूँ भाई, चेंज कर लेती हूँ, फ्लोरीन कर लिया है यहाँ पर। तो फ्लोरीन जब हम करते हैं, ठीक है, फ्लोरीन ले लिया मैंने,
फ्लोरीन इज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पेरियोडिक टेबल। फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हमारा पेरियोडिक टेबल का, तो उससे तो कोई ज्यादा है ही नहीं। तो जो ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ होंगे? फ्लोरीन की तरफ, है ना। किसकी तरफ होंगे ये बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन? फ्लोरीन की तरफ होंगे। फ्लोरीन की तरफ होंगे तो इनमें रिपल्शन क्या होगी? उसमें रिपल्शन ज्यादा थी, इसके अंदर ये रिपल्शन क्या होगी? लेस। ठीक है, अगर रिपल्शन लेस होगी तो एंगल में कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो इस वजह से PF3 का एंगल क्या है? कम है एज कंपैरिजन टू PI। ओके, यहां पर यही लिखते हैं PI बिकॉज बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इंक्रीज, है ना। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे रिपल्शन, जो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है वो क्या हो रही है? कम हो रही है। तो इसी वजह से क्या है? बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। ओके, समझ आ गया मेरी रीजन अब? ठीक है, ये ऑर्डर पूछते हैं, ऐसे एज इट इज नहीं पूछेगा कि अरेंज करो, ऐसे हैलाइड रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलाइड लिखो, ऐसे नहीं आएगा पेपर में। सीधा ही की रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलाइड टॉपिक दे दिया और उसको चेपड़ा है, नहीं। ये अरेंज ऐसे आएगा, इंक्रीज इन अरेंज ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिक्रीजिंग में करो, थर्मल स्टेबिलिटी के में करो, रिड्यूसिंग कैरेक्टर में करो, या फिर हाईएस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा? 4 ऑप्शन दे देगा, तो पता होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, एज इट इज ऐसे टॉपिक उठा के कोई नहीं देता है। और तुम क्या करते हो? एज इट इज इस टॉपिक को सोचते हो कि एज इट इज टॉपिक आता है। एज इट इज जो टॉपिक दिया हुआ है, एज इट इज टॉपिक क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन यहां से आएगा कि 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछेगा हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका है। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है, किस तरफ इंक्रीज होता है, किस तरफ डिक्रीज होता है, और क्यों इंक्रीज होता है, क्यों डिक्रीज होता है, तो तुम आंसर नहीं दे पाओगे। नेक्स्ट चीज भाई पेंटाहेलाइड करते हैं हम। पेंटाहेलाइड EX5। पेंटाहेलाइड क्या होते हैं? जब 5 मेंबर्ड होते हैं हमारे, वो कौन से होते हैं? हमारे पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर ही करेंगे हम। स्ट्रक्चर में हमें सबसे पहले नाइट्रोजन तो पेंटाहेलाइड बनाएगा ही नहीं, इसका रीजन भाई लिख देते हैं हम कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बनाता है। पहले इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सेम वही होगा इसका, यहाँ पर नोबल गैस होगी। ये मैं जनरल लिख रही हूं, तुमसे पेपर में ऐसे नहीं पूछेगा, तुमसे पेपर में ऐसे PCl5 की स्ट्रक्चर बनाओ, PCl5। ठीक है, तो वहां पर E की जगह P, X की जगह Cl है। ठीक है, तो वहां पर NX, कभी N लिख दो एज इट इज। फॉस्फोरस का क्या होता है? फॉस्फोरस का क्या होगा? यहाँ पर नियोन और 3s2 3p3 आएगा फॉस्फोरस के लिए, कभी एज इट इज चेप दो। NH2 NP3। ठीक है, अब इसको एज इट इज हमें ऑर्बिटल की फॉर्म में लिखना है भाई। ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रॉन को। उसके बाद ये क्या है? 3s, ये क्या है? 3p, और उसके बाद क्या होता है? 3d, है ना। 3d भी एग्जिस्ट करता है। ये जो E है ये क्या होगा? फॉस्फोरस। यहां पर मैं लिख रही हूं E क्या होगा? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। बिस्मिथ भी बहुत कम ही होगा मोस्टली।
तीन ही होते हैं, ये वाले मोस्टली 3 होते हैं, बिस्मिथ बहुत कम होता है। तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हमें क्या देखना होता है, इसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हमें क्या देखना है कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक हैलोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 5 हैलोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, 5 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी। तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड करने हैं भाई हमें। अब 5 इलेक्ट्रॉन अनपेड कैसे करेंगे, यहाँ पर तो 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो क्या करें, सिमिलर एनर्जी है, सारे के सारे एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो क्या करें यहाँ पर, अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर ट्रांसफर कर दूं, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, अनपेड हो गए हैं D1 2 3, ठीक है। और इसको एज इट इज 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब 5 हैलोजन लगाने हैं, लगा दो 5 के 5, x x x और x, 5 हैलोजन लगा दिए हैं हमने। अब कहां तक गई है ये, एक s का ऑर्बिटल है, p के 3 है और d का 1, ठीक है। किस किस के ऑर्बिटल हुए हैं, एक s का है, p के 3 है और d का 1 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई है, sp3d। sp3d के लिए क्या होता है, ट्राइगोनल, ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो तुम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको शॉर्ट फॉर्म में टीबीपी भी बोल देते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, टीबीपी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी बोल देते हैं। अब इसकी बनाते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ऐसे यहां पर E होगा, E की जगह फॉस्फोरस ही ले लेते हैं, चलो यहाँ पर फॉस्फोरस का ही पूछते हैं मोस्टली, 3 का, मैंने यहाँ पर भी 3 का ही लिखा हुआ है, ठीक है, फॉस्फोरस। तो हो गया यहाँ पर x x x x x, ठीक है, पांचों के पांचों हमने लगा दिए हैं। ओके, तो हमारी ज्योमेट्री कौन सी आ गई है, शेप और ज्योमेट्री दोनों ही सेम है, क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। क्या तुम्हें कहीं कोई लोन पेयर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। जब 0 लोन पेयर होता है तो शेप और ज्योमेट्री बराबर होती है, ठीक है। अगर 0 लोन पेयर हो तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, इक्वल होती है भाई, ठीक है। ये हमारी स्ट्रक्चर हो गई है। उसके बाद हम करते हैं इसका नेक्स्ट, ये वाला लिख देते हैं कि नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड, नाइट्रोजन और बिस्मिथ नहीं बनाते हैं, कम बनाते हैं, इसके अंदर लिखते हैं पेंटाहेलाइड वाले के अंदर ही लिखते हैं। फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी फॉर्म पेंटाहेलाइड, ठीक है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ vacant d orbital in respective सेल, उसी सेल के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। ये नहीं है कि किसी और सेल में अगर हमारा पहले जो p में है, p में तो इलेक्ट्रॉन 3p में है और d की 4d वाली हो, नहीं वो भी किस में होनी चाहिए, 3d वाली वैकेंट होनी चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड ड्यू टू absence of d orbital, ठीक है, absence of d orbital। ये हम कर चुके हैं, कल हमने किया था, मतलब लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, सॉरी हाँ, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है। यहाँ पर लिखेंगे हम पेंटाहेलाइड इज लेस स्टेबल देन ट्राइहेलाइड because
पेंटा हैलाइड के अंदर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ट्राई हैलाइड के अंदर +3 होती है, बिकॉज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डिक्रीज होती है, और ये इंक्रीज होती है ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट। ठीक है, एंड सेकंड रीजन लिख सकते हैं, एंड साइज ऑफ हैलोजन increase from fluorine to iodine. So strength of phosphorus and halogen bond decrease. बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये है भाई हमारा कौन सा, पेंटा हैलाइड। आज हमने ये हैलाइड कंप्लीट कर लिए हैं। कल ये हमारा एनरस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, इसमें ये इन तीनों में से 3 आएंगे एनरस बिहेवियर। एक तो एनरस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन आएगा, एक एनरस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एक एनरस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। तीनों मोस्टली सेम ही हैं, 1-2 डिफरेंस है बस, मोस्टली सेम है। तो इनमें से एक, तीनों में से एक हरियाणा बोर्ड के अंदर पक्का आता है, पक्का कंफर्म है, चाहे लिखवा के ले लो, पक्का आता ही आता है। आज हमने किए हैं भाई हैलाइड और ऑक्साइड। ऑक्साइड पहले ही हमने किया था कि एसिडिक मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक, और मेटलोइड के एम्फोट्रिक, दोनों प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है, और नाइट्रोजन पांचों की पांचों ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर शो करता है। ठीक है, और पी पाई बॉन्डिंग बनाता है ड्यू टू सिमिलर एनर्जी विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ इसकी सिमिलर एनर्जी होती है, तो इस वजह से ये क्या बनाता है, पी पाई बॉन्डिंग बनाता है। बाकी और कोई नहीं बनाता क्योंकि एनर्जी गैप इंक्रीज हो जाता है। फिर हमने किए थे हैलाइड। हैलाइड 2 बनते हैं, एक ट्राई हैलाइड, एक पेंटा हैलाइड। ट्राई हैलाइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, और पेंटा हैलाइड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +5। ठीक है, तो ये हमने दोनों की स्ट्रक्चर बना ली है, फिर बॉन्ड एंगल किया था। आज हम इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो इसको सारे को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना और पढ़ना साथ साथ।